स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे चलते हैं प्राचीन भारत के तीन सबसे दमदार साम्राज्यों सातवाहना, गुप्ता और राष्ट्रकूटा के बीच। उनके सैन्य, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बचे हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों और टेक्स्ट के जरिए गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर एक क्रम के हिसाब से आगे बढ़ेगा। पहले सातवाहनों का सामाजिक ढांचा, फिर गुप्ता साम्राज्य का उत्थान और पतन, और आखिर में आएंगी राष्ट्रकूटास की बेहतरीन और ऐतिहासिक उपलब्धियां। पहला पड़ाव सातवाहना साम्राज्य। ये वो साम्राज्य था जिसने मौर्याज के बाद डेक्कन को जोड़ा और क्लासिकल धर्मशास्त्रों पर आधारित काफी जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई। अब उनके समाज को ठीक से समझने के लिए इन दो शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वक्त के साथ साथ मिश्रित जातियों में भारी वृद्धि हुई। अनुलोमा और प्रतिलोमा जैसे विवाह नियमों ने किसका क्या सामाजिक स्टेटस होगा और कौन क्या काम करेगा, इसके एकदम कड़े और निर्दिष्ट नियम तय कर दिए थे। और उस दौर में एक आम इंसान की जिंदगी कितनी स्ट्रिक्ट थी, ये इन चार आश्रमों से साफ पता चलता है। एक पूरा जीवन चार हिस्सों में बटा था। ब्रह्मचार्य एक सेलिब्रेट छात्र के रूप में, गृहस्थ था जहां सारे पारिवारिक फर्ज निभाने होते थे, वनप्रस्था यानी सब छोड़कर फॉरेस्ट की ओर निकल जाना, और आखिर में संन्यास, एक ऐसी घुमक्कड़ जिंदगी जो संसार के सारे मोह माया से आजाद थी। एक ही जीवन और इतने अलग अलग दौर। खैर, ये दस्तावेज वाकई दिलचस्प है। इनकी इकोनॉमी बहुत ताकतवर थी और इसका सबूत है तात्या बंदरगाहों पर मिले ये रोमन सिक्के। इसका बस एक ही मतलब है, एक बेहद मुनाफे वाला मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क जो भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैला हुआ था। समय के पहिए को थोड़ा आगे घुमाते हैं और चलते हैं गुप्ता साम्राज्य की तरफ, खासकर उन सैन्य रणनीतियों पर जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य को खड़ा किया। ये स्ट्रैटेजी का कंपैरिजन वाकई गौर करने लायक है। एक तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय की आक्रामक रणनीति, जिसमें तीरंदाज, घुड़सवार और बख्तरबंद सेना शामिल थी, और ठीक इसके उलट कुमारगुप्त को एक डिफेंसिव रवैया अपनाना पड़ा। और वजह जानते हैं? कोई सैन्य कमजोरी नहीं, बल्कि 5वीं शताब्दी के मध्य में आया एक भारी आर्थिक संकट यानी फिस्कल क्राइसिस। और यहीं से शुरू हुआ एक बर्बादी का डोमिनो इफेक्ट। 467 एडी के बाद हंस के बाहरी आक्रमणों के खिलाफ विफलता मिली, जिससे साम्राज्य का सम्मान पूरी तरह से खत्म हो गया। देखते ही देखते उनके अपने सामंतों और जमींदारों ने साथ छोड़ दिया। आंतरिक ढांचा टूट गया और 5वीं शताब्दी के अंत तक इस ताकतवर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। अब युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो गुप्ता साम्राज्य के भीतर का सामाजिक ढांचा कैसा था। वो धार्मिक और जाति व्यवस्थाओं द्वारा कड़ी तरह से नियंत्रित था। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को अगर हम सीधे पढ़ें तो पता चलता है कि गुप्त दौर में ब्राह्मण्स को समाज में सबसे ऊंचा और प्रिविलेज्ड दर्जा मिला हुआ था। शासक उन्हें टैक्स फ्री जमीन दान में देते थे और इसके बदले में उन्हें शासकों को धार्मिक मान्यता देनी होती थी। पर स्रोतों को और गहराई से देखने पर एक कड़वा सच भी सामने आता है। एक तरफ विदेशियों को क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया जा रहा था, पर वहीं अछूतों को भारी बहिष्कार झेलना पड़ रहा था। फाहियन के रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि चंडेलास को बाजारों में आने से पहले लकड़ी पीटकर अपनी मौजूदगी बतानी पड़ती थी, ताकि बाकी लोग उनसे दूर रह सकें। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो ये पेट्रियार्कल समाज उनके लिए काफी कठोर था। ऊंचे वर्ण की महिलाओं तक के पास इंडिपेंडेंट आजीविका का कोई साधन नहीं था और वो पूरी तरह निर्भर थीं। विधवा विवाह को लगभग अस्वीकार किया जाता था, जबकि सती प्रथा को बढ़ावा मिल रहा था। आर्थिक रूप से अधिकारियों को जो खेती की जमीनें दी गईं, उसने सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की जड़ें मजबूत कर दी। मजदूरों से फोर्स लेबर करवाना आम हो गया और किसान अपना पूरा जीवन सिर्फ इन अधिकारियों के लिए काम करते हुए बिताने के लिए मजबूर थे। गुप्तास को यहीं छोड़ते हैं और अब बढ़ते हैं राष्ट्रकूटास की तरफ। ये साम्राज्य अपने बेहतरीन प्रशासन और साहित्यिक संरक्षण के लिए मशहूर था। ये स्ट्रक्चर देखिए, इनका प्रशासन एकदम क्लियर और टॉप डाउन मॉडल में था। सबसे ऊपर राष्ट्रा, फिर विषयास, उसके बाद भुक्ति जिसमें 50 से 70 गांव आते थे, और आखिर में सीधे गांव की सभाएं। हैरानी की बात है कि एक विशाल एम्पायर ने विलेज लेवल तक अपना कंट्रोल कितने बखूबी तरीके से मेंटेन किया था। और जैसा कि इस बचे हुए नोट में दिखता है, इस दौर में कमाल की सांस्कृतिक सद्भावना थी। राष्ट्रकूटा रूलर्स ने लगातार संस्कृत, जैन और अर्ली कन्नड़ा साहित्य के विद्वानों को अपना सपोर्ट दिया। इसमें महान गणितज्ञ वीराचार्य का काम भी शामिल है।
आखिरी हिस्से पर आते हैं और शायद सबसे शानदार हिस्सा, राष्ट्रकूटास की भौतिक विरासत या उनकी वास्तुकला। जरा इन डिटेल्स पर नजर डालिए। ये एलोरा के कैलाशा मंदिर का विवरण है, जिसे कृष्णा प्रथम के वक्त एक्सकवेट किया गया था। ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं है। 200 फुट लंबी एक ही ठोस चट्टान यानी मोनोलिथिक रॉक को ऊपर से नीचे तराश कर पूरा मंदिर बनाया गया। इसमें विशाल हाथियों की आकृतियां हैं और द्रविडियन प्रभाव साफ झलकता है। सच में ग्लोबल आर्किटेक्चरल मार्वल। और मूर्तिकला की बात करें तो एलिफेंटा में इसने अपने शिखर को छुआ। स्रोत में इस 6 मीटर ऊंची विशाल त्रिमूर्ति का जिक्र है, जो सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और विनाशक का प्रतिनिधित्व करती है। इसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि उस वक्त के पत्थर तराशने वाले कितने कुशल थे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल तो जहन में आता ही है। जब ताकतवर सेनाएं ढेर हो जाती हैं और सामाजिक नियम वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, तो क्या आखिर में सिर्फ ये सांस्कृतिक और वास्तुकला की धरोहरें ही किसी साम्राज्य की असली विरासत रह जाती हैं? जरा सोचिए, गुप्तास की आक्रामक फौज कब की मिट चुकी है, लेकिन राष्ट्रकूटास के तराशे हुए ये अचल पत्थर आज भी उनकी कहानी सुनाने के लिए मजबूती से खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।